भारत में राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हो गया। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी कि उनकी पहचान किस बात को परिभाषित होगी। इसके लिए 4 पॉइंट हैं। पहला है कि वो उसकी भावना परिवर्तन हो गई और राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगे, अर्थात अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। नए प्रतीकों एवं चिन्हों को दर्शाया जाने लगा, अर्थात नए प्रतीक के मतलब चिन्ह और विचार को दिखाया जाने लगा, चिन्हों को दर्शाया जाने लगा, मार्क दिया जाने लगा। नए गीतों, विचारों में नए नए संपर्क स्थापित किए गए। समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित कर लिया गया। समुदायों का जो परिभाषा थी उसको परिभाषित किया गया। पहले जो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जो पढ़े थे उसकी जो सीमा थी और भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ, दोनों की सीमाओं में अंतर दिखाई देता है। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अर्थात हम लोग एक दूसरे देश वाले हम लोगों के देश पर आकर शासन कर रहे थे और हम लोगों का संसाधन का उपयोग, अधिकतम उपयोग वो करते थे, हम लोग प्रशासन वो करते थे, हम लोग उनके अधीनस्थ होकर रह गए थे। अर्थात वियतनाम के बारे में जो दूसरे चैप्टर में है उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के बारे में भी हम इसकी चर्चा करते हैं। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। अर्थात औपनिवेशिक जो शासक था, जैसे वियतनाम में फ्रांसीसी थे, भारत में अंग्रेज थे, इन्होंने वियतनामियों को और भारत में भारतीयों को भी काफ़ी कठोर से कठोर पनिशमेंट देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसके परिणाम ये हुआ कि सभी लोग भारतीय एकजुट होकर रहने लगे, अपनी पहचान करने लगे। हम सभी भारतीय हैं, इसकी पहचान सब में होने लगी। हर वर्ग और समुदाय पर जो है उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। माने हर जो वर्ग था, शिक्षक वर्ग के लिए अलग उपनिवेशवाद का असर था, किसानों के लिए अलग था, वकीलों के लिए अलग था, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग था और सभी कोई अलग अलग तरह से उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे। उनके अनुभव अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। जैसे किसान थे तो किसान जो है चाहते थे कि अकाल हुआ है तो हम लोगों का टैक्स माफ़ हो जाए, कर माफ़ किया जाए। विद्यार्थी चाहते थे कि हमारा शुल्क नहीं लगे, शिक्षक चाहते थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिले, वकील चाहते थे कि हम जो है अधिक से अधिक भारतीयों के लिए लड़ें, भारतीयों के लिए काम करें। तो उसके बाद उद्योगपति जो है वह चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को फैलाएं, बढ़ाएं, आगे ले जाएं और उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ उनका जो टैक्स था वो भी कम लगे, कर भी उनको, औद्योगिक कर जो है उनको कम लगे। इस बारे में वो लोग अलग अलग विचारधारा के से जुड़े हुए थे। इन्हीं सब में गांधी जी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को मिलाकर एक विशाल आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन सभी वर्ग जो है आपस में मतांतर के साथ थे
अलग अलग मतांतर था। किसानों का अलग सोच था, उद्योगपतियों का अलग सोच था, मजदूरों का अलग सोच था। इसलिए सभी के जो टकराव के बिंदु थे वो अलग अलग थे। यह अध्याय 1920 के आगे के बारे में जानकारी देता है। प्रथम विश्व युद्ध में नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति उत्पन्न कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे वो विश्व युद्ध में भाग लिए, तो भारत की परिस्थिति में ये हुआ कि यहाँ के सैनिकों को ले गया और यहाँ का संसाधन को ले जाके दूसरे देशों से लड़ाई किया, और लड़ाई करने के बाद उसकी जो भरपाई है वो भारत से करने लगे। अर्थात भारत का संसाधन भारत के लोगों को जबरदस्ती सिपाही में भर्ती करके ले जाते थे और वहाँ पर मोर्चा पर लड़वाते थे। सैनिक मरते थे तो भारतीय, पैसा खत्म होता था तो भारतीय, और लाभ होता था तो अंग्रेजों को होता था। तो एक विशेष तरह की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी, और उसका जो खर्चा हुआ, खर्चा का भरपाई करने के लिए वह करों की वृद्धि कर दी, और कर का वृद्धि के साथ साथ सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया। एक देश से दूसरे देश में जाने में जो सीमा का शुल्क लगता है वो बढ़ा दिया। इसके साथ साथ उस समय भारत में पहली बार आय कर की शुरू किया गया, अर्थात जो लोगों की आमदनी थी उस पर टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। युद्ध के दौरान जो है कीमत जो है वह बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 1913 से और 1918 के बीच कीमतें दुगुना हो गया था, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। कीमत बढ़ने का एक मुख्य कारण ये भी था कि फसल खराब हो गई थी, और फसल खराब होने से फसल का में जो है जितनी उपज होनी चाहिए वो नहीं हुई, और उसके कारण भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों के अभाव हो गया। तो इस कारण जो है डिमांड ज़्यादा था, मांग ज़्यादा थी, आपूर्ति कम था, इसलिए कीमत की उछाल दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई। और सिपाहियों की भर्ती के कारण, भर्ती जबरदस्ती जो भर्ती करता था, इसके कारण भी ग्रामीणों में काफ़ी रोष और गुस्सा था। इस समय एक और भी महामारी फैल गई। महामारी 1919 में फ्लू की महामारी फैली थी, अर्थात इसमें फ्लू हो जाता था और अधिक से अधिक लोग जो है मारे जाते थे। 1921 की जनसंख्या के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आश्वासन देकर ले गई थी यहाँ के सिपाहियों को कि अगर युद्ध में जीत होगी तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही जीत में उसे पराजय हुई, उसने अपने रुतबे को बदल दिया, अपने इरादे को बदल दिया, और भारत में फिर से कड़ाई के साथ शासन करने लगा, कठिन से कठिन शासन करने लगा। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। फिर मैं अगले कक्षा में तुमसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।